तो दोस्तों, एक और नया दिन और मैं बलजीत परमार हाजिर हूँ एक नई कहानी, एक नया किस्सा लेकर। आज तीसरी कड़ी में बात करेंगे, जहाँ से कल बात छोड़ी थी उसको आगे बढ़ाएंगे। मैं बहुत हैरान था कि एक शख्स हम दो जन के साथ आके बैठता है, उसको इंट्रोड्यूस तक नहीं करवाया जाता। ये बात भी मुझे बाद में समझ आई, वो भी आपको बताऊंगा कि कैसे इस बात का मौजू बना। यह बहाना कैसे बना कि तीसरा आदमी आके बैठ जाता है और कुछ बोलता नहीं है। तो चाय पीने के बाद, उस आदमी के आने के बाद जो चाय मंगवाई गई थी, अभी तक 4 बार शायद हम चाय पी चुके थे। 3 बार पहले, एक बार इस आदमी के साथ। 1.5 घंटे से ज़्यादा मुझे वहाँ बैठे हो चुका था, लेकिन अभी भी बात पूरी नहीं हुई थी। अचानक दाऊद इब्राहिम ने मुझे पूछा कि वो जोगेश्वरी वाली स्टोरीज जो आप कर रहे हो, वो मामला क्या है। और मैंने उन दिनों में 3-4 कहानियां कुछ अपने अखबार के लिए जोगेश्वरी एरिए की लिखी थी। 1-2 मेरे पुलिस के सोर्सेज ने बताई थी, बाकी मेरे जो अपने सोर्सेज थे उन लोगों से मुझे कुछ खबर मिली थी, जिनमें से एक NSUI का स्टूडेंट लीडर भी था उस समय पे। आजकल तो बहुत बड़ा पॉलिटिशियन बन गया है, तभी स्टूडेंट था। वो स्टोरी थी कि जोगेश्वरी में 2 भाई थे या दोस्त थे। उनका नाम था प्रकाश शेट्टी और प्रभाकर शेट्टी। ये लोग बिल्डर भी थे, शायद दादागिरी भी करते थे इलाके में। अच्छा नाम था, पैसे वाले भी थे। इन लोगों ने एक प्लॉट पे रीडेवलपमेंट करने का कुछ फैसला किया, लेकिन वहां पे एक भैंसों का तबेला था। बहुत बड़ा एरिया था, लेकिन वो तबेले वाला अपना तबेला छोड़ना नहीं चाहता था। इन्होंने बहुत उसको ऑफर दिया पैसे का, ये वो, लेकिन वो शख्स माना नहीं। इसी किस्म का एक किस्सा मुंबई में पहले हो चुका था, जिसमें करीम लाला को अरेस्ट किया गया था नागपाड़ा पुलिस स्टेशन में। नागपाड़ा पुलिस स्टेशन के सामने अगर आप देखोगे तो कॉर्नर पे केडी अपार्टमेंट्स करके एक हाई राइज टावर है। वहां पे भी एक घोड़ों का तबेला हुआ करता था, और वो तबेले पे, उस जगह पे, जमीन पे नजर आ गई थी स्मगलर यूसुफ पटेल की। उसने बहुत कोशिश की वो तबेला खाली करवाने की, लेकिन वो सख्त मानता नहीं था। उसने क्या किया, उस तबेले में एक दिन आग लगवा दी। कुछ घोड़े जल गए, कुछ बच गए, कुछ जख्मी हो गए। ये इस जोगेश्वरी वाले किस्से से कुछ साल पहले की बात है। और जब वहां पे पुलिस ने इंक्वायरी की तो कहीं से नाम सामने आया कि करीम लाला ने ये आग लगवाई है। हालांकि वो पूरा किस्सा कांड यूसुफ पटेल का था। ये वही यूसुफ पटेल जिसने कैंपा कोला, वर्ली में जो प्लॉट था, कैंपा कोला की फैक्ट्री थी, उसको खरीद के वहाँ जो फ्लैट बनाए थे, इलीगल बनाए। बहुत सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई चली, लेकिन बेचारे लोगों को आखिर में अपने घर खाली करने पड़े थे। तो यूसुफ पटेल ने उस घोड़ों के तबेले में आग लगवा दी और अरेस्ट हो गया करीम लाला। वो किस्सा मैंने ऑलरेडी आपको सुनाया है, फिर कभी मौका मिलेगा तो पूरी तफसील में फिर सुनाएंगे। बिल्कुल इसी किस्म का काम इन शेट्टी भाइयों ने किया।
प्रकाश शेट्टी और प्रभाकर शेट्टी जोगेश्वरी में। इन्होंने भैंसों के तबेले में आग लगवा दी। बहुत सारी भैंसें जल के मर गई, उनके बच्चे बच्चियां वो सब जले, और बहुत समाज में एक गुस्से का माहौल था। तो इनमें से एक कोई शेट्टी, कोई स्टूडेंट लीडर भी था छोटा मोटा कहीं बावंस कॉलेज में, और वहीं से मेरे सोर्सेज ने पूरी इनकी बैकग्राउंड मुझे बताई कि इन लोगों के पीछे दुबई में बैठा कोई बड़ा सरगना है। लेकिन वो ज़माना ऐसा था कि जब तक आप कंफर्म नहीं कर सकते तो अखबार में किसी का नाम नहीं दे सकते। तो मैंने खैर 3 स्टोरीज जो थी वो अपने न्यूज़पेपर के लिए इन शेट्टी बंधुओं के खिलाफ छापी। बहुत चर्चा चला, इनकी अरेस्ट भी हुई थी किसी की शायद, और बहुत मामला भग गया था, बढ़ गया था वो। तो उस समय के जो आला पुलिस अफसर थे उन्होंने बहुत सख्त एक्शन लिया था। तो जब मैं ये इनके खिलाफ लिख रहा था तो इन्होंने किसी एक आदमी के थ्रू, वो भी पॉलिटिशियन था, कांग्रेस पार्टी से ताल्लुक रखता था, उसने मुझे अप्रोच किया कि भाई साहब आप क्यों ऐसे इनके पीछे लगे हो, जानवर है, आज नहीं तो कल मरना है, आप क्यों दुश्मनी इनसे मोल लेते हो, कहो तो मैं इनके साथ आपकी बातचीत करवा दूं। तो मैं समझ गया कि ये आदमी इशारा क्या कर रहा है। तो मैंने उसको जवाब दे दिया कि मैं ऐसे लोगों से मिलना भी नहीं चाहता जिनमें इतना दिल नहीं है। इंसान से लड़ाई है तो उससे लड़ो, अपना डिफेंस कर लेता है, लेकिन ये जानवर तो अपने आप को बचा भी नहीं सकते, उनको आप आग लगा के जला देते हो। ये कैसे इंसान हो, आप तो हैवान हो। बैठे बैठे दाऊद इब्राहिम के ऑफिस में अचानक दाऊद इब्राहिम ने ये किस्सा छेड़ दिया कि वो मामला क्या है जोगेश्वरी का। तो जो कहानी मैंने आपको अभी सुनाई वो पूरी कहानी मैंने दाऊद को सुना दी कि इस किस्म के हैवान लोगों को जीने का हक नहीं होना चाहिए। और मैंने थोड़ा भावुक होके, क्योंकि मैं थोड़ा सा मुंह फट भी हूँ, सच्ची बात बोल देता हूँ, मैंने ये कह दिया कि अगर मैं कोई बड़ा आदमी होता, पुलिस का बड़ा ऑफिसर या कुछ समाज में बड़ा नाम होता, मेरी कुछ ताकत होती, तो ऐसे लोगों को जला के मार देता। इनको जीने का हक नहीं। कुछ इस किस्म की बात मैंने कह दी। थोड़ी देर के लिए उस ऑफिस में सन्नाटा छाया। एक कप चाय का और आ गया। वो छोटा सा तो कप होता था, अगर वो पूरे चाय जो 7 कप हमने पिए उस दिन, मैंने जो पिए, वो घर में जो हम चाय बनाते हैं उसके 2 कप बनते हैं। खैर, फिर दाऊद इब्राहिम ने दूसरा सवाल किया। जब से पूरी कहानी मैंने सुना दी कि यह हैवानियत का काम है, शैतानों का काम है, इनको तो आग लगा के मार देना चाहिए। उसके बाद दाऊद ने पूछा क्या आपने उन लोगों से मिलने की कोशिश की, कोई बातचीत हुई उनसे? मैंने कहा नहीं, उनकी तरफ से मुझे संदेशा आया था कि आपकी मैं मुलाकात करवा देता हूं, लेकिन मैंने मना कर दिया था। फिर दाऊद ने पूछा कि क्या उन लोगों ने आपको अप्रोच किया? इनका टेलीफोन पे उनका भी ऑफर आया था कि परमार जी आप क्यों इतना हमारे पीछे लगे हो, बहुत नुकसान हो जाएगा, बहुत पैसा इन्वॉल्व है,
बहुत खर्चा हम ऑलरेडी कर चुके हैं, आपने सब सत्यानाश कर दिया हमारा, ये खबरें छाप के। आपको क्या चाहिए आप बताइए, हम आपको दे देते हैं, हमारा पीछा छोड़िए। तो मैंने उनको कहा कि अगर आप ये बात नहीं करते लेने देने की तो शायद मैं चुप कर जाता, लेकिन अब मैं आपके बारे में और करे दूंगा, निकालूंगा आपका इतिहास, आपकी हिस्ट्री, और मैं और लिखूंगा। आपने जो करना आप कर लीजिए। तो ये पैसे की ऑफर उन्होंने की और मैंने उल्टा उनको चैलेंज कर दिया कि अब मैं और आपका पिछोकड़ निकालूंगा। ये सब बातें मैंने दाऊद को बता दी और मेरे साथ में बैठा हुआ वो शख्स, उसके चेहरे पे, उसकी बॉडी लैंग्वेज पे कोई रिएक्शन नहीं था। ही वॉज सिटिंग देयर जस्ट लाइक अ माइलस्टोन। जैसे सड़क के किनारे पे एक मील पत्थर लगा होता है, अम्बाला इतने किलोमीटर, मुंबई इतने किलोमीटर, उसी तरह बैठा रहा। मैं चोरी चोरी उसको थोड़ा देख लेता था। समझ तो मैं गया था कि इस आदमी का इस केस के साथ कोई तअल्लुक है, नहीं तो दाऊद इब्राहिम ये सवाल मुझे नहीं पूछता था। खैर, और इसी किस्म की थोड़ी बात आगे चलती रही। तो फिर दाऊद ने पूछा एक सवाल कि क्या आपको लोगों ने धमकी दी थी, कोई आपका नुकसान करने की या कुछ? मैंने कहा नहीं, धमकी नहीं दी, लालच बहुत दिया, और इतना भी कहा था कि हम देख लेंगे इस मामले को कैसे सुलझाना है, आपने जो करना है कीजिए। उसके बाद मैंने जो आखिरी बातचीत उनसे तो उसकी एक और स्टोरी छाप दी, और वो स्टोरी मेरे अखबार में छपी थी मेरे लंदन जाने के 6-7 दिन पहले। तो अचानक दाऊद कुर्सी से खड़ा होता, थोड़ा इधर उधर 2-4 कदम चलने के बाद उस शख्स को पूछता है कि आपने सुना जो बलजीत परमार ने बताया, इसमें कोई गलत बात है? तो मैंने उस आदमी की तरफ ध्यान से देखा, पहली बार पूरी गर्दन घुमा के। उसके घुंघराले बाल थे, हट्टा कट्टा आदमी था, बैठा भी ऐसे लगता था जैसे हाइट बहुत होगी, अच्छी हाइट वाला है, क्वाइट हेल्दी, और थोड़ा खतरनाक किस्म का करैक्टर जैसे होता है इस किस्म का आदमी। तो मैंने उसको कभी देखा नहीं था, उसकी तस्वीर नहीं देखी थी, उसका नाम नहीं पता, और जब दाऊद उसको इंट्रोड्यूस ही नहीं किए तो मैं पूछूं कैसे कि ये आदमी कौन है? ऑफिस तो उनका है, मैं भी मेहमान, वो भी मेहमान। तो उस आदमी ने सर हिला दिया कि नहीं। फिर दाऊद ने उस आदमी को पूछा कि तुम्हें इस बात की नॉलेज है कि तुम्हारे लोगों ने इस पत्रकार को पैसा देने की बात कही? उसने मुंडी हिलाई, से बोला कुछ नहीं कि हाँ मुझे नॉलेज है। तो दाऊद थोड़ा सा गुस्से में उसको बोले कि भाई अगर आपको सब बातें मालूम थी तो आपको मुझे पहले बतानी चाहिए थी, तो ये सब बातें मुझे बलजीत परमार से करने की जरूरत नहीं पड़ती। आपने कुछ गलत बयानी की, इसलिए मुझे ये बात आपके सामने बलजीत परमार से करनी पड़ी। कुछ और थोड़ी मोटी बातें हुई और अचानक वो आदमी उठ के चला जाता।
फिर हम दोनों रह जाते हैं, मैं और दाऊद। मैंने फिर भी नहीं पूछा कि ये आदमी कौन था, ना ही दाऊद इब्राहिम ने मुझे बताया कि वो कौन था। और उसके बाद ये इस बात को भी तकरीबन करते करते 1 घंटे के करीब समय हो गया था, और मुझे उस कुर्सी पे बैठे 2.5 पौने 3 घंटे हो गए थे। तो मैंने कहा मैं अब चलता हूँ, थकावट भी है, थोड़ा आराम करूँगा, रात को खाना वाना खा के जल्दी सोने की कोशिश करूँगा, सुबह मेरी वापसी की फ्लाइट। तो दाऊद इब्राहिम ने कहा कि जाते जाते 1 कप चाय का और पी लो, और वो 7वां कप था आखिरी। तो 15-20 मिनट और वो चाय पीते पीते निकल गए। तकरीबन 3 घंटे मुझे वो मीटिंग, पहली मीटिंग दाऊद इब्राहिम के ऑफिस में हुई। और उसके बाद फिर कुछ मुंबई के पुलिस ऑफिसर्स के बारे में पूछने की कोशिश की मेरे से। उसको आप जानते हो, कुछ को मैं जानता था, कुछ लोगों को नहीं जानता था, कैसे आदमी, कैसे के वो सब। तो एक अफसर के बारे में कुछ बात चली, तो मैंने कहा कि वो आजकल एक काले रंग की एम्बेसडर में घूमता है। तो दाऊद इब्राहिम ने हंस के कहा वो गाड़ी उसको हमने ही लेके दी है। तो मेरे लिए ये भी एक नई खबर थी कि पुलिस वाले दाऊद इब्राहिम से गाड़ी भी लेते हैं। और उस आदमी ने मेरे साथ भी एक बार पंगा लिया था, जिंदा तुक्खा की। भागने के बाद जवेंट ऑफिस से भागे थे मेरे घर के ऊपर से, जिन्होंने जनरल वैद्या का मर्डर किया था। थोड़ी सी खुन्नस मुझे उस ऑफिसर से थी, लेकिन मैंने वो जाहिर नहीं की। मुझे लगता था कि अगर एक आदमी दाऊद इब्राहिम से गाड़ी ले सकता है तो और भी बहुत लोगों ने ली होगी, कई लोगों ने ली होगी, या कुछ और फेवर ली होगी। ये उनका काम है, आपस में उन्होंने अपनी सोर्सेज बना के रखने होते हैं, मदद करनी होती है, फ्री में तो कोई करता नहीं। अगर किसी को नई एम्बेसडर गाड़ी खरीद के दे सकते हैं तो उनसे भी 10 काम करवाते होंगे। ये बात भी वहाँ पे थी। लेकिन उससे काफ़ी समय के बाद एक दिन अचानक मुंबई के उस समय के क्राइम के हेड से मेरी बात हो रही थी, तो मैंने वो किस्सा बता दिया कि फलां ऑफिसर जो है उसके पास जो गाड़ी है वो दाऊद इब्राहिम की दी हुई है। और उसके बाद मुझे मालूम पड़ा कुछ हफ्तों के बाद उस आदमी को क्राइम ब्रांच से निकाल दिया गया, और ऐसी जगह पे उसकी पोस्टिंग की गई जहाँ पे उसको कोई ना कोई मिलने आता था ना कोई जाता था। उसकी एक तरीके से बहुत आखिरी दिन उसके पुलिस फोर्स में काफ़ी नमोशी में गुजरे। ये बातें मैं आप इसलिए जाहिर कर रहा हूँ कि वो लोग अभी हैं जो इन सब बातों के गवाह हैं। अब यूट्यूब को ऐसी चीज़ तो नहीं है कि आपने बोल दिया और उसको कोई देखेगा नहीं, या किसी को मालूम नहीं पड़ेगा कि मेरे बारे में क्या कहा गया। अगर इसमें कोई बात गलत होगी तो बहुत से लोग ऐसे गवाह हैं जो मुझे कह सकते हैं आपकी इस बात में सच्चाई नहीं है। दाऊद इब्राहिम भी जिंदा है, और वो ऑफिसर भी अभी जिंदा है, और जिस पुलिस ऑफिसर से मेरी बात हुई थी वो भी जिंदा है। उन सबको पता है क्या बात हुई थी। क्या ये पूरा 3 घंटे से ज़्यादा समय बताने के बाद जब मैंने कहा मैं अभी चलता हूँ,
कुछ आराम करना है। तो दाऊद इब्राहिम ने कहा कि शॉपिंग वगैरह नहीं करनी आपने। मैंने कहा नहीं, कोई ऐसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है जो घर में नहीं है, जो होता है घर में सब कुछ है। बाकी जो चाहिए था कुछ छोटी मोटी चीज़ें बच्चों के लिए, घर के लिए, वो मैं लंदन से ले आया हूँ। फिर भी उन्होंने कहा अगर कुछ चीज़ की ज़रूरत है तो बताइए, मैं आदमी भेज देता हूँ, आपको दिलवा देगा। इसका मतलब ये नहीं था कि वो मुझे कोई कोई लालच दे रहा था या कोई मुझे खुश करने की कोशिश कर रहा था। वो एक, चलो ठीक है, मेरा दुबई में पहला विजिट था, मैं पहली बार दुबई गया था। एक आदमी साथ में जाता है तो बता देता है कि ये दुकान से सामान अच्छा मिलता है, या जान पहचान का दुकानदार है तो थोड़ी सस्ती चीज़ दे देगा। लेकिन मैंने कुछ नहीं खरीदा दुबई से। और उन्होंने फिर उसी आदमी को बुलाया जो आदमी मुझे होटल से लेके उस मर्सिडीज गाड़ी में मैरून कलर की पर्ल सेंटर के 13 माले पे लेके गया था। वो आदमी आया और मुझे लेने के लिए। अब देखिए, पहली मुलाकात और वापसी पे दाऊद इब्राहिम अपनी कैबिन से निकल के जो बाहर का दरवाज़ा था वहाँ तक मुझे छोड़ने आया। इसको कहते हैं रिलेशनशिप। एक रिश्ता बरकरार रखने के लिए या एक मेहमान की इज्जत के लिए वो शख्स अपनी कैबिन छोड़ के दरवाजे तक आया। ये एक काम करने का तरीका सलीका होता। और जैसे ही मैं उन कैबिन से निकला तो जब मैं एंटर हुआ था 3 घंटे पहले, तो जो हॉल था जिसका मैंने जिक्र किया, कुछ कुर्सियां और सोफा लगे हुए थे, वहाँ पे 4-5 लोग थे, ज़्यादा नहीं। लेकिन जब मैं निकला ऑफिस से तो तकरीबन पूरा कमरा भरा हुआ था, बैठने की जगह नहीं थी। कुछ लोग दीवार के साथ पीठ लगा के खड़े भी थे। मुझे लगा कि इतने लोग मिलने आते हैं दाऊद इब्राहिम को दुबई में, और मैंने जो उनकी जो शक्ल सूरत चलते हुए देखी, वो 10 कदम जो चलना पड़ता था कैबिन से बाहर के दरवाजे तक, तो मैं पहचान सकता था कि ये लोग ज़्यादा मुंबई वाले ही। एक दो की शक्लें भी पहचान में आई, लेकिन उनका क्योंकि कंफर्म नहीं था इसलिए मैं नाम नहीं ले सकता। उनमें से एक तो शायद बहुत बड़ा डायमंड डीलर था, फिल्मों में भी हाथ आजमाई किया उसने। और जैसे ही दाऊद इब्राहिम कैबिन से बाहर निकला तो सब लोग खड़े हो गए, कोई कुर्सी पे बैठा नहीं। तो उस दिन वो मीटिंग खत्म होती है, उसी गाड़ी में वो आदमी मुझे वापस मेरे होटल छोड़ देता। और दूसरे दिन सुबह मैं नंबर उनके ऑफिस का ले आया था, जो मेन जो उनका जो बोर्ड की लाइन थी, जो अब्दुल्ला उठाता था और आगे नंबर देता। एक बात मैंने और नोटिस की इतनी पूरी 3 घंटे से ज़्यादा की मीटिंग में, कि एक भी फ़ोन की घंटी अंदर नहीं बजी। लैंडलाइन हुआ करते थे, कितने फ़ोन आए होंगे, कितने गए होंगे, लेकिन शायद अब्दुल्ला को इंस्ट्रक्शन थी कि हमें अंदर फ़ोन नहीं देना किसी का, मैं फ्री होके जिससे बात करनी है करूँगा। आने वाले एपिसोड में आपको ये भी बताऊंगा कि बात होती कैसे थी, कैसे इंस्ट्रक्शन दी जाती थी। मैंने सीखा है बहुत कुछ। एक एक जब मीटिंग का जिक्र करेंगे, अभी तो पहली मीटिंग है, ऐसी बहुत सी मुलाकातें हुई और वहाँ से मैंने क्या क्या नोट किया,
जो मेरे प्रोफेशन में बाद में बहुत काम आया। एक बात मैं हमेशा बोलता हूँ कि अच्छी बात आपको सीखने की कहीं से भी मिले वो सीख लेनी चाहिए, बुरी बातें छोड़ दो, वो आपके हाथ में होता है। मैंने भी बहुत कुछ सीखा है, जो मुझे अच्छा लगा मैंने सीख लिया, जो नहीं अच्छा लगा मैं भूल गया। दूसरे दिन सुबह मेरा वही दोस्त पुजारा का प्रिंस, जिसकी रोल्स रॉयस गाड़ी में मैंने एक दिन पहले ट्रैवल किया था, वो 12:30 के करीब आ गया। शायद 2-2:30 बजे फ्लाइट थी हमारी वापसी। और वो मेरे लिए एक डिक्टाफोन और एक कैमरा गिफ्ट लेके आया, जो आदमी ज़िंदगी में पहली बार मिला था, जिससे कोई रिश्ता नहीं था, खाली फ्लाइट की और एयरपोर्ट की दोस्ती थी। और वही गाड़ी उसके पास। लेकिन अभी वो पैंट शर्ट पहन के आया तो बहुत हैंडसम लग रहा था। पहले तो उसने वो टिपिकल अरेबियन अटायर पहनी हुई थी, और दूसरे दिन वो गाड़ी खुद चला के लेके आया। मैंने उसको कहा भी कि मैं ये डिक्टाफोन कैमरा, आई एम नॉट अ फोटोग्राफर, आई एम अ रिपोर्टर, और मैं कभी किसी का कोई रिकॉर्डिंग करता नहीं हूँ, तो ये आपको नहीं लाना चाहिए था, आपने क्यों पैसा खर्चा। बोलता नहीं, यू आर अ वंडरफुल पर्सन। ही स्पोक ब्यूटिफुल इंग्लिश। वो पढ़ा ही लंदन का था, अनंत कॉटेज कुछ बता रहा था मुझे जहाँ पढ़ा वो। तो बहुत सलीके वाला आदमी, इतना पैसा लेकिन कोई अहंकार नहीं। तो मैंने उसको पूछा कि तुम जिंदगी में क्या बनना चाहते हो। बोलता है, वांट टू बी ए डिप्लोमैट। मैं अपने देश का कहीं ना कहीं राजदूत बनना चाहता हूँ, ताकि मैं अपने देश की सेवा कर सकूं, अपने राज्य की सेवा कर सकूं। और वो कैमरा जो था वो उस ज़माने में एक, जैसे हमारे स्कूल में ज्योमेट्री बॉक्स होते हैं उस किस्म की शेप का था वो, लंबा सा कैमरा। और बहुत बढ़िया, बहुत साल मैंने उससे तस्वीरें खींची, और वो डिक्टाफोन भी मेरे बहुत काम आया। तो ये उस आदमी की एक ही मुलाकात में हमारी बहुत अच्छी दोस्ती हुई। उसके बाद मैं हमेशा जब भी कभी दुबई जाता था, वो अगर दुबई में होता था तो जरूर मिलने आता था पुजारा से। लेकिन ज़्यादातर वो बाहर ही रहता था, इंग्लैंड में जा। स्कॉटलैंड में उसकी कोई विला भी थी खरीद के रखी हुई, वहाँ भी मैं गया था एक बार बहुत सालों के बाद। ब्यूटीफुल मैंशन उस आदमी की। स्कॉटलैंड में एक ग्लासगो के पास किलब्राइट जगह है, जहाँ बड़े बड़े अमीर लोग सेलिब्रिटीज रहते हैं, फुटबॉलर, रिटायर्ड फुटबॉलर, टेनिस के प्लेयर, एक्टर पुराने, बॉक्सर, एथलीट, जिन्होंने बहुत पैसा कमाया होता है, वो किलब्राइट रहते हैं। छोटा सा गांव है, लेकिन बहुत कॉस्टली है। ग्लासगो से ज़्यादा रेट है वहाँ पे किलब्राइट में, जहाँ मेरे इस मित्र की विला थी, मैंशन थी। खैर, तो दूसरे दिन मैंने होटल से चलने के पहले फ़ोन किया, जो अब्दुल्ला ने उठाया। आगे दाऊद इब्राहिम को लाइन दी और मैंने शुक्रिया अदा किया, और ये वादा किया कि नेक्स्ट टाइम आऊँगा तो चाय पीने फिर आऊँगा कभी। उन्होंने कहा, मोस्ट वेलकम, आप कभी भी आइए। फ़ोन पे उन्होंने मुझे जो बात बोली वो आखिरी बात आज की करके एपिसोड ख़त्म करेंगे, कल अगला किस्सा शुरू करेंगे। उन्होंने कहा कि रहमान भाई ने आपके बारे में जो बताया था वो बहुत कम था, आप तो उससे भी बहुत ज़्यादा बढ़िया इंसान हो, अच्छे आदमी हो, इसलिए हम आपकी कदर करते हैं, आप हमसे उम्र से बड़े भी हो। तो ये था पहली मीटिंग का नटशेल। वो आदमी कौन था जो हमारे साथ बैठा था, उसका खुलासा कैसे हुआ, आने वाले एपिसोड में उसकी बात भी करेंगे। और इसके बाद जो दूसरी मीटिंग कुछ
हफ्तों के बाद ही हुई। मैं वो डेट वाइज अपने पासपोर्ट से दुबई के उन विजिट्स की सारी स्क्रीनशॉट आपको दिखाता रहूँगा, ताकि आपको पता चल जाए कि कितनी बार दुबई और किस किस संदर्भ में गया, कैसे कैसे मुलाकातें हुई। उनका सिलसिला जारी रहेगा। इंतज़ार कीजिए कल तक। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।